मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी यशपाल जी की तरफ से। उन्होंने बोला था कि लिंकन फार्मा कंपनी का शेयर एनालिसिस मैं करूं और इस पे व्यू दूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कंपनी कैसी रहेगी। जैसा कि मैंने इसके टाइटल में ही दिया है कि अभी फिलहाल इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। मैं इसका आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा और आई होप आपको मेरा व्यू पसंद आएगा। जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप डिसाइड करोगे, लेकिन मैं अपना व्यू आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इनका फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में किया। मैंने पाया कि बहुत ही अच्छे नंबर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं और मैंने मेन चीजें ही सिर्फ आपको दिखाई हैं जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसा भी आप नेट प्रॉफिट को ही ले लीजिए, तो ये देखिए 2011 से लेके 2021 तक का है और हर साल ये इंक्रीज हो रहा। 4 से 5 हुआ, फिर 9, फिर 10, 15 और आज 62 हो चुका है। हर साल ये प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। उसके बाद बहुत अच्छी चीज ये भी है कि करंटली 2021 में देखिए लगभग इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब डेट कर्जा जो है बहुत ही कम हो चुका है, ना के बराबर है। 2017 में था थोड़ा बहुत, 12 करोड़ का था ये बोरोइंग, लेकिन अभी लगभग नेग्लिजिबल हो चुकी है। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है और ये भी देखिए इन्होंने टाइम के साथ धीमे धीमे करके कम ही किया है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी एक साल की बोरोइंग बढ़ी हो। तो बहुत ही अच्छा है ये चीज। उसके बाद मेरा फेवरेट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप देखिए कंसिस्टेंटली 20 के ऊपर है। तो जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूं किसी कंपनी में और मुझे ये 20 के ऊपर मिलता है तो फिलहाल मुझे वो कंपनी पसंद आ जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए, सबसे लास्ट में मैंने दिखाया कैश फ्लो। 2011 से जब ये स्टार्ट हुआ था तो देखिए ये नेगेटिव में था, लेकिन उसके बाद ये हर साल बढ़ा है और आज देखिए कहाँ पहुंच गया है 2020 में, 75.89 करोड़। हालांकि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए 2011 में इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का, जबकि कैश फ्लो इनका नेगेटिव था। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन फाइनली इनका कैश फ्लो भी देखिए बढ़ता आ रहा है और इनकी ये जो प्रॉफिट की रिपोर्टिंग है कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, ये इम्प्रूव हो चुकी है पिछले 4, 5, 6 सालों में। तो फंडामेंटल्स आपने देख ही लिया कि कितना ज्यादा अच्छा है इस कंपनी का। तो वो देख के तो ऐसा लगता है कि नहीं, चलो तुरंत इसका शेयर ले ही लेते हैं, अच्छा ही करेगी। उसके बाद एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पे भी है कि इन्होंने शेयर्स प्लेज नहीं किए हैं। 0% है शेयर्स की प्लेजिंग। ठीक है। अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 37.78% है, मतलब 50% के नीचे है प्रमोटर होल्डिंग। और ज्यादातर होल्डिंग पब्लिक वालों की है, 50 के ऊपर पब्लिक होल्ड करती है, प्रमोटर सिर्फ 37.78% होल्ड करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और देखा कि इस कंपनी में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं की हुई है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब कंपनी इतने अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रही है तो बड़े बड़े लोग इसे क्यों नहीं बाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें जीरो है। कोई भी एक म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, जबकि ये कंपनी कितनी पुरानी है, 1979 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है तो म्यूचुअल फंड को तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जीरो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की। उसके बाद जब मैंने एफ की होल्डिंग देखी तो उनका भी इन्वेस्टमेंट इसमें जीरो था। कब? ये 3 महीने के पहले तक, जून क्वार्टर के पहले तक जीरो था इन्वेस्टमेंट। जून क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा सा किया है, 0.01% किया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली जो प्राइस बढ़ रहा है वो इसी की वजह से बढ़ रहा है क्योंकि इस क्वार्टर में एफ ने बाइंग की थी। लेकिन फिर भी अगर हम जनरल वे में देखते हैं तो क्लियरली यही दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड ने कुछ भी नहीं ले रखा है, एफ लगभग ना के बराबर है। तो अब जरा सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर
कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा कर रही है, तो कोई ना कोई म्यूचुअल फंड तो लिया ही होता, बट ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूं। सबसे बड़ा रीजन म्यूचुअल फंड और एफआईआईज के ना होने का है, पहला तो ऑडिटर है। ऑडिटर देखिए, ये छोटी मोटी कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है जो इसको ऑडिट करती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस कंपनी के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल प्रमोटर्स का है, जो इसको स्टार्ट किए हैं, जो इसके ओनर हैं, उनकी फैमिली का पूरा कंट्रोल है। वो हर जगह कंपनी में बैठे हुए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पब्लिक कंपनी रखती है। इसके 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और वो अपना डिसीजन रख सके, अपने व्यूज दे सके, ऐसा होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जब मैंने पांचों की प्रोफाइल स्टडी की, तो सबसे पहले जैसे मैंने ये पाया कि ईश्वर लाल ए पटेल, ये जो हैं, ये हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इन्हें बताया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और साथ ही में ये चेयरमैन भी हैं ऑडिट कमेटी के। अब इनको बोला तो गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन जरा आप ध्यान दीजिए, हसमुख भाई, ईश्वर भाई पटेल, होल टाइम डायरेक्टर। यहाँ पे ये जो ईश्वर लाल है, ये जो ईश्वर भाई हैं, सेम ही हैं, और इन दोनों लोगों का कनेक्शन है। अब ये देखिए, ये डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, इनसे कनेक्टेड ये हैं, तो एक तरह से वैसे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, बट प्रमोटर्स के साथ कनेक्शन है इनका। अच्छा, सबसे पहली चीज ये, इस कंपनी के प्रमोटर्स जितने भी आप नाम देखेंगे पटेल, वो लोग प्रमोटर्स हैं इसके, उनकी पूरी फैमिली है। तो आप यहाँ 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में दो देखिए, दो तो पटेल ही हैं, तो मतलब ये दोनों लोग तो कनेक्टेड ही हैं प्रमोटर से ही। अब बचते हैं सिर्फ दो लोग। ठीक है, दो लोग में पीरा भाई आर सुथार, ये कंपनी के साथ 20 ईयर्स से हैं, इसी कंपनी के साथ, तो ये भी इन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं। और ये अलग से ऐसा नहीं कि किसी और कंपनी के भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सिर्फ इसी कंपनी से कनेक्टेड हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से ये भी इसी कंपनी के हैं, हालांकि इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताया गया है। और उसके बाद लास्ट में है मिस्टर सौरिन पारिक। इनको देखिए, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 24 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन ट्रेड लाइक रॉ कॉटन, यार्न। अब ये कंपनी क्या है? फार्मा की कंपनी है। इनका कनेक्शन ही नहीं, इनका एक्सपीरियंस देखिए किसी और इंडस्ट्री में है, और इन्हें यहाँ पे बैठा दिया गया है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो जिनका कि फार्मा में एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इनके साथ भी इनकी जान पहचान है। तो बेसिकली बोर्ड में जितने भी लोग हैं, सब प्रमोटर ड्रिवन हैं, और पूरा का पूरा कंट्रोल प्रमोटर्स का ही है, बोर्ड में भी और ऑडिट कमेटी में भी। उसके बाद तीसरी चीज मुझे ये दिखी कि जैसे प्रमोटर की फैमिली है, तो इनकी फैमिली बेस्ड कंपनीज भी हैं। मैंने एक ऐसी चीज पाई कि एक कंपनी है जिसको ये एडवांस दिए हैं, जो कि पॉइंट 1 में मैंने दिखाया है। और उसके बाद आप पॉइंट 3 में भी देखिए, एडवांस टू सप्लायर्स, ये भी इन्हीं की कंपनी है और एडवांस दे दिए हैं। जनरली क्या होता है कि परचेज ऑर्डर रेज किया जाता है, डिलीवरी होती है, और डिलीवरी वाले दिन या तो पे किया जाता है, या उसके बाद भी सप्लायर्स को पे करने का टाइम रहता है, लगभग 30 दिन का, 45 डेज का। तो इस तरह से होता है। अब ये इन्हीं की कंपनी है, तो ये एडवांस दिए पड़े हैं। चलिए ठीक है, ये भी नॉर्मल चीज है। उसके बाद पॉइंट 2 में आप देखिए, इनकी फैमिली बेस्ड 3 कंपनीज हैं, और अलग से उस 3 कंपनीज को इन्होंने कमीशन दी है। एक दो जगह मैंने देखा इन्होंने कमीशन दिया है, जबकि कोई कनेक्शन ही नहीं था। आप कमीशन क्यों दे रहे हैं? आपकी खुद की कंपनी है, उसको कमीशन दे के क्या फायदा? जनरली ऐसा होता है कि प्रमोटर की कंपनीज कई बार सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसका कमीशन वो लेती हैं। लेकिन जो कंपनीज मैंने देखी, मुझे कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा था कि किस चीज की सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इस कंपनी को, जिसकी वजह से उन्हें कमीशन दिया जा रहा है। उसके बाद एक और भी चीज देखिए,
कि जो इस कंपनी के मेन प्रमोटर हैं और वही मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, एक जगह मैंने देखा कि उनकी वाइफ के नाम पे रेंट पे किया गया है। मतलब कंपनी ने पैसे दिए हैं इनकी वाइफ को और बोला है कि हम रेंट दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी मुझे समझ में नहीं आया कि वाइफ को रेंट देने का क्या मतलब है। अच्छी खासी आपकी कंपनी है, प्रॉफिट बनाती है और कंपनी का खुद का एड्रेस है, तो अब ये वाइफ को कहाँ से रेंट जा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, कोई बहुत बड़े ऐसे पॉइंट नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इस कंपनी में, लेकिन इस पॉइंट पे मैं शायद बिलीव भी कर लेता। लेकिन मैं तब करता बिलीव जब ऑडिटर बहुत अच्छा होता और आप बोर्ड लेवल पे अच्छे अच्छे बंदों को बैठा के रखते, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता कि जो भी चीजें हो रही हैं वो सही हो रही हैं। अब इन 4 ट्रांजैक्शन पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से खुद को रोकूंगा, ऐसा है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन्हीं पॉइंट्स के वजह से जो म्यूचुअल फंड हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये भी इसी रीजन से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, डेट कम हो रही है, जीरो डेट है, लेकिन भरोसा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, वो भरोसा उन्हें मिल नहीं रहा है। और वही सेम चीज मेरे साथ भी हो रही है, इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। देखिए, यस बैंक के साथ यही होता था। यस बैंक इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करता था और सब कुछ एकदम प्लान्ड वे में था, लेकिन बाद में देखिए पता चला कि एनपीए ही नहीं दिखा रहे थे वो लोग। रीजन क्या था कि पावर इतनी ज्यादा थी राणा कपूर के पास कि बोर्ड में उनके सामने किसी की चलती ही नहीं थी, तो कोई कुछ बोलता ही नहीं था। जो वो करते जाते थे, सब मान लेते थे। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो लिंकन फार्मा कंपनी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका होगा, इन्वेस्ट करना है कि नहीं। फाइनली आप जो सोचोगे वही सही होगा। मैंने सिर्फ अपना व्यू दिया है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।